आईडी का बच्चा हम सैम्पल पेपर इस बारी का डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे। रीड द गिवन इमेज केयरफुली एंड इसमें से चूज करो व्हाट एवर फिट्स इन द बेस्ट। ठीक है, तो आपको फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट गिवन है, इसिमुलेट्स वेस्ट, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, इसके अलावा क्या क्या करेगा। तो वो ऑप्शंस है, सस्टेन्स लाइफ, यस, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, बट क्या जनरेट करती है वेट? नहीं, सिमुलेट कर रही है। ठीक है, जनरेट नहीं कर रही है। प्रोवाइड्स ओनली रिन्यूएबल, नो, नॉट इवन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो मेरे पास ऑप्शंस कौन से बेटा? 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इजी था। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Statement 1: the British policies led to collapse of India's world-famous handicraft industries. True? Yes. During the colonial rule in India, the contribution of industrial sector to GVA increased significantly. False? False, बिल्कुल उसका contradictory है. So answer क्या होने वाला है? Statement 1 is true and true 2 is false. Next. Read the following statement A and R. The Education Commission had recommended at least 4% of the GDP to be spent on education. False. 6% था, लेकिन एक्चुअल में हमने अचीव 4% किया था। ठीक है, उसके बाद द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर्स इन एजुकेशन सेक्टर ओवर द years to fulfill the objective of attaining 100% literacy. 100% means 100%, तो ये तो ट्रू है, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं, राइट? सो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, देन in the post-independence era, the policymakers of India adopted an economic system that fundamentally implies the coexistence of dash and dash. तो स्लो करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था? किस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? मिक्स्ड। मिक्स्ड मींस पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे को ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं? सी। ठीक है, इनायत और मन्नत आपको बच्चे ठीक लग रहे हैं? समझ आ रहा है? ठीक है बच्चा, सॉरी, आ जाओ। सो ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्वेश्चन 21 वर्क्स फॉर ऑल। 22 देखिए बेटा। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग in contemporary India consists of a set of multi-agency institutions, namely आरआरबीज है, यस यस बिल्कुल। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बिल्कुल हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी रूरल बैंकिंग का ही पार्ट है। कमर्शियल बैंक। सो आंसर क्या है? डी, 1, 2, 3 and 4। Identify which of the following statement is incorrect about the financial sector reforms introduced in 1991. तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कौन से 1991 के? एलपीजी पॉलिसीज या न्यू इकोनॉमिक, हाँ जी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसको बोलते हैं। तो आ जाओ। इनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज इंडियन एज वेल एज फॉरेन। तो ये ट्रू है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे बच्चे? हमने डी नेशनलाइज किए थे बैंक्स और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया था। एट द सेम टाइम हमने ग्लोबलाइजेशन भी हमने प्रमोट की थी। तो हमारे प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, तो फर्स्ट तो ट्रू दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट, तो ऑब्वियसली ए इज नॉट माय आंसर। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74% इज आल्सो ट्रू। किताब से ही उठाया हुआ है। क्लियर है? Next, foreign institutional investors were allowed to invest in Indian financial markets. Also true. Who are FIIs? हाँ, वो तो ठीक है क्या क्या काम करते हैं? कोई याद दिलाएगा? ठीक, क्या करते हैं? से सपोज आई वांट टू बाय फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है, मेरे को बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ? आई अप्रोच द FIIs, दैट इज फाइनेंशियल ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके पास जाऊंगी और कहूंगी देखो जी, मेरे पास इतने पैसे हैं जो कि मैंने डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने हैं। तो ये क्या करेंगे? मुझे वहां से सिक्योरिटीज का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली भी बोल सकती हूँ कि मुझे यही चूज करने हैं, बट अगर मैं पोर्टफोलियो बनवाना चाहती हूँ तब भी इनके पास ही इन्वेस्ट करती हूँ। तो ये भी ट्रू है। यस और नो? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। लास्ट,
चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, उल्टा है, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ये था रोल चेंज। सो आंसर क्या बेटा, डी। इनकरेक्ट बोला ना इसलिए। क्लियर है? कोई डाउट है इस एमसीक्यू में? China's demographic problem of 4 to 1 resulted in higher proportion of elderly individuals compared to younger population. ठीक है, this was primarily due to the implementation of वन चाइल्ड नॉर्म। परफेक्ट। बट मेरे को कोई थोड़े थोड़े इसके बारे में बता देगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में क्या था ऋषभ? इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो भी मिल जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड था, इसमें क्या था और थोड़ा सा बताओ अच्छे से। यस, दैट वाज मोर और लेस लाइक यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ ही था ये क्लब। ठीक है, फिर ग्रेट पॉलिटियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? कंट्री साइड में बच्चों को भेज रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। एंड वन चाइल्ड नॉर्म एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे हमने पॉपुलेशन को चाइना ने कंट्रोल किया था। ठीक है, तो यही देखो दिख रहा है ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो परफेक्ट फिट मेरे पास वन चाइल्ड नॉर्म है। और मेरे को लगता है वन चाइल्ड नॉर्म किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो बता दो। गुड। Dash was set up in 1974 by the Indian government to address two major environmental concerns, that is water and air pollution. CPCB, that is Central Pollution and Control Board. देखो अब मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या है किसी को पता है? देखो बाकी तो स्टेट और लैंड कमीशन तो नहीं है। जहां थोड़ा बहुत वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है ये भी क्यों सेटअप की गई थी? फॉर क्लाइमेट चेंज को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो इतने ज्यादा एकदम से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबल गैस इमिशन की वजह से, ग्रीन हाउस ग्लोबल गैसेस की वजह से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है और जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसको बचाने के लिए ये एक साइन की गई थी ट्रीटी। ठीक है, जो यूएन नेशंस ने किया है। एंड आर वी अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूएन का? यस वी आर। हमने हमने ट्रीटी साइन की हुई है उन लोगों के साथ। ठीक है, इंडिया ने। तो G20 भी जो है उसी का, इसी के अंदर ही एक इनिशिएटिव है। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वाज सेटअप? अगर आपको साल चुनो नहीं भी पता, ठीक है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल तो इससे काफी रिसेंट है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर साइंड बोला होता, ठीक है ना, तो मैं मॉनिटरी प्रोटोकॉल पे जाती। प्रोटोकॉल होते क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन अब बोला सेटअप, तो सेटअप तो बोर्ड होगा ना कोई, तो ये दोनों तो मेरे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन सी एंड डी। मुझे डाउट का होता ए या बी में, बट ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता ही है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। बट अदरवाइज अगर मैं कहीं अड़ भी जाऊं तो इंडियन गवर्नमेंट है बेटा। क्या वो स्टेट होगा कि वो सेंट्रल होगा? समथिंग सेंट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कहीं फंसते भी हो ना, तो जस्ट ट्राई एंड रीड द लाइंस, जो भी वर्ड है ना उसको कहीं कहीं देखो कि क्या बात कर रहे हैं। सेटअप तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल की कमीशन तो होने नहीं वाली, बोर्ड होने वाला है कोई। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो पक्का सेंट्रल होगा। ठीक है, assuming in a hypothetical economy, real GDP recorded a growth rate of 9% during a fiscal year. ठीक है, however, the economy faced a significant challenge in terms of creating an adequate number of employment opportunities. तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या ये बेटा? कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ। जहां पे हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, जीडीपी तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट हम, हाँ जी, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बट आर वी एक्चुअली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट? नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है बट पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड रादर गेटिंग मोर अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना? जॉबलेस ग्रोथ आई होप सबको पता है यही है कि जहां पे जीडीपी मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट मेरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज हो रही है, वो रादर गिर रही है, ये स्टैंड स्टिल पे है। तो जॉबलेस ग्रोथ में से यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो हम बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, वो ग्राफ फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा हुआ एक आधा क्वेश्चन में भी डाला था, या ऐसे असर्शन रीजन के ऊपर हो सकता है, या कोई स्टेटमेंट टाइप हो सकता है। ठीक है बेटा?
डर तो नहीं है किसी को जॉबलेस ग्रोथ का, किसी को अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है? गुड। अच्छा, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता था? यस। बच्चे, हमारे पास जो वर्कफोर्स है, या तो क्या होती है, सुनेंगे बेटा, रेगुलर या कैजुअल। ठीक है ना? उससे भी पहले मैं एकदम बाइफिकेशन स्टार्ट करती हूँ। एम्प्लॉयड में, हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो कि खुद का कमाते हैं और खाते हैं, मतलब कि जो भी बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर में हो गया, ये सारे कौन है हमारे? सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन फॉर दोज हु आर वर्किंग फॉर अदर्स आर हायर्ड वर्कर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हायर्ड वर्कर्स। पहला क्या है? रेगुलर, और दूसरा है कैजुअल। रेगुलर मेरे पास कौन सा हो गया? जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जिनकी कोई ना कोई टर्म्स है मेरे पास कुछ सालों के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ जिन्होंने मेरे साथ। कैजुअल ऑन द अदर हैंड हो गया डेली वेजेस वाला, जो जिसको हम वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल भी कह देते हैं सिंपल भाषा में, बट अदरवाइज जिसने टर्म्स ऑफ सर्विस साइन किया हुआ है वो क्या है? रेगुलर है। ठीक है। सो जब हम कह रहे हैं कि हमारी वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर्स की जो तादाद है या पॉपुलेशन है या परसेंटेज है दैट इज इंक्रीजिंग, इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? Depends, right? For say suppose if I am looking from a business point of view, obviously it's always going to be a better thing. Why? क्योंकि मेरे पास अगर कोई काम करेगा तो उसको हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? तो फिक्स चार्जेस नहीं है मेरे हेड पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ आई सी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इकोनॉमी जो कि मेरा यहाँ पे पर्पस है, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज वी वांट मोर फॉर्मल सेक्टर्स चाहिए मेरे को। ठीक है। मुझे लोगों की जॉब सिक्योरिटीज चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहीं पे अब इनफॉर्मलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन आ जाता है। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, यस, फैक्ट्री में, है ना? और यहाँ पे इनफॉर्मल क्या हो जाएगा? जहाँ पे हमारे पास 10 से कम लोग हैं, 10 से कम लोग हैं, याद है ना? तो बच्चे वहां पे क्या है? इनफॉर्मल है। वहां पे मेरे पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। डोंट वरी अगर आपको एकदम से भी सब कुछ क्लिक नहीं हो रहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है। तो जिसने आईआईटी रिवाइज किया ऑब्वियसली उसको तो क्लिक हो रहा होगा, बट जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। ये समझ लो कि ये भी एक तरह से किक है आप लोगों के लिए कि घर पे जाके अपने आईआईटी करनी है जब भी आजकल में। ड्यूरिंग द पीरियड 1951 to 2016, dash led to increase in the milk production in India about 10 times. तो मिल्क तो जहां पे भी आ गया ऑपरेशन फ्लड, वेरी गुड। ठीक है, कोई थोड़ा सा बताएगा ऑपरेशन फ्लड के बारे में को? Then इसमें ऐसे होता था कि like all the people who provide milk will come together in a cooperation and फिर वो प्राइवेटाइज करके then वो urban areas में distribute करते, वेरी गुड, depending on the quality as well. वेरी गुड। तो मैं एक बारी ऑनलाइन इनायत और मन्नत क्योंकि बैठे हैं, शायद उनको नहीं सुना होगा। तो बच्चे यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड में क्या है, गुजरात साइड पे लोग जो है क्या करते थे, मिल्क जो है वो लेके आते थे और क्वालिटी वाइज स्टैंडर्डाइज करते थे हम उसको, मिल्क को, और वो कोऑपरेटिव्स में एक फेयर प्राइस पे हम सेट करके आगे बेचते थे। जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब रीजन में क्या था, डिस्टर्बेंस हो रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे ही गुजरात साइड पे क्या है बच्चे? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। Next, critically appraise the disinvestment policy initiated by the government during the reforms of 1991. Question क्या है? Appraise the, मतलब ये पूरा है 3 marks का, yes. Disinvestment policy initiated by the government during the reforms. तो disinvestment में क्या था? प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, वेरी गुड। तो अब इसमें आपको बोल रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने किस तरह का काम किया है? क्रिटिकली अप्रेस करना है, बताओ। Basically, they set up a budget कि हम इतना जैसे invest करेंगे, but they weren't able to reach it. Also, जो public sector undertakings थी, वो बहुत ही कम price पे sell कर रहे थे, and it's like उनको कोई profit maximization या कोई welfare नहीं हो, because it was they were selling it at a very low price. This was ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? पब्लिक सेक्टर एक डेड वेट बन चुका था, इस वजह से प्रोडक्शन मतलब इतना ग्रोथ नहीं आई, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को हमने वेरी गुड। पीछे हम क्रिटिकल अप्रेजल किया। क्रिटिकल अप्रेजल नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या आपने बताना है? देखो अब
कौन होता है जो कि ना मतलब कमी या अच्छाई निकाल के बताते हैं एंड में कि क्या है, व्हाट इज इन नटशेल। हाँ, कंक्लूजन भी नहीं कह सकते आप, बेसिकली आप कमियां निकालोगे या फिर कुछ अगर कुछ अच्छा भी ऐसे ही सपोज, ठीक है, तो उसमें उसके बारे में आप बताओगे। कंक्लूजन तो हो गया, एंड में एंड रिजल्ट दे रही हूँ नहीं, ठीक है। क्रिटिक्स बेसिकली जो होते हैं जो कमियां निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको बोलता है क्रिटिकली अप्रेज, दैट मीन्स क्या बताओगे गवर्नमेंट ने जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करी थी। क्योंकि पहली चीज तो यही है कि हमारा डेड वेट बन गया था, ठीक है। क्योंकि हम गवर्नमेंट क्या कर रही थी बच्चे, इतना सारा खर्चा था, रेवेन्यू कोई था ही नहीं, ठीक है, और ना ही कोई प्रॉफिट्स के दूर दूर तक कोई चांसेस दिख रहे थे हमें। तो अब गवर्नमेंट के पास, यस, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कुछ नहीं था। सो दे हैड नो अदर ऑप्शंस अदर देन टू सेल ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट, राइट मनमीत, और क्या बताएंगे। उन्होंने अभी बोला, सुना नहीं आपने, मेधा ने इतना सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। हाँ बताओ मुझे कुछ, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे क्लास में। आ जाओ आंसर देख लेते हैं इसका, क्योंकि दैट्स द सोल पर्पस ऑफ दिस क्लास, राइट, जस्ट टू स्टे अटेंटिव, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट एम्ड टू बूस्ट द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि देखो क्या था, जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे आपने अपनी भाषा में बोला, जो हमने अपने नोट्स में पढ़ा है वही बात करेंगे, कि एक तो क्या हमारे पास पब्लिक सेक्टर एक डेड वेट बन गया था गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, देयर वाज नो इनिशिएटिव और मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ पुराना ही चल रहा था। इनएफिशिएंसीज, हमने ये लाइन वर्ड लिखा हुआ है, इनएफिशिएंट था हमारा सिस्टम, ठीक है, इनएफिशिएंसीज वर क्रीपिंग इन, ठीक है, और हमारे पास कोई उसका इलाज नहीं था क्योंकि वी हैड नो इन्वेस्टमेंट ओनली, ठीक है। तो देखो यही है, द गवर्नमेंट एक्सीडेड इट्स मोबिलाइजेशन टारगेट बट एसेट्स ऑफ पीएसयूज हैव बीन अंडरवैल्यूड। एक तो ये बात भी थी कि हमारे जो एसेट्स थे गवर्नमेंट के, वो क्या थी, जो वैल्यू थी उससे कम पे लिखे हुए थे, ठीक है, तो उसमें सेल कर रहे थे वो, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, राइट, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉसेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मोर ओवर द प्रोसीड्स वर प्राइमरीली यूज टू कवर द शॉर्टफॉल्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब वो गवर्नमेंट क्या क्यों बेच रही थी, क्यों बेच रही थी, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा था, रेवेन्यू था, ठीक है ना। तो एक तरह से डेफिसिट को कवर करने के लिए हम वो पैसा आगे लगा रहे थे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट की जगह क्या कर रहे थे, डिसइन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनसे वो हैंडल नहीं हो रहा था। क्लियर है मनमीत, आ जाएगा बेटा वो आंसर देना। Globalization is an essential outcome of liberalization of an economy. Justify the given statement with a valid explanation. क्या बोल रहे हैं, globalization is essential outcome of liberalization। तो आप बताना चाहोगे जयंत कुछ। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ी, मैं आपको ये नहीं कह रही एग्जैक्ट आंसर्स दो, कुछ तो बताओगे, मतलब पूरा सारा नहीं। हाँ जी बिल्कुल। इज वेरी एसेंशियल एंड अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती देन इट वुड हैव बीन अ पब्लिक सेक्टर राइट राइट, तो प्राइवेट हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे कि प्राइवेट सेक्टर्स जो थे हमारे, है ना, उनको बहुत ज्यादा पहले लाइसेंस जो है वो इशू कराने पड़ते थे। अगर हमें एक न्यू प्रोडक्ट लाइन भी अगर ऐड करनी होती थी, तब भी एक बिजनेस को जो है बहुत सारी परमिशंस और लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। तो उसकी वजह से क्या था बच्चा, कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब वो था, हमारे पास कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉस्पर कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। एंड विद एडवेंट ऑफ व्हाट, ग्लोबलाइजेशन, जब हमारे ग्लोबलाइज या ओपन करनी है इकोनॉमी, ठीक है, तो आपको लगता है अगर हमने ग्लोबलाइजेशन में हमने ओपन कर दी इकोनॉमी, तो बाहर के जो कंपेटिटिव गुड्स है उससे हम compete कर पाते, कभी भी नहीं, ठीक है। सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड, द गवर्नमेंट स्टार्टेड व्हाट, डी लाइसेंसिंग, ठीक है। उसने क्या करने शुरू कर दिया, उसने कहा कि कुछ ही सिर्फ सेक्टर्स के लिए आपको लाइसेंस या परमिशन की जरूरत होगी, अदरवाइज यू कैन ऑपरेट फ्रीली, ठीक है। ये क्रक्स था। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारा सैम्पल पेपर क्या कह रहा है।
ग्लोबलाइजेशन इज इंडीड एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ओनली, ठीक है। द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे को सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ रही थी, लिबरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हेंस अब इससे क्या हुआ, कह रहे क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया, हमने फाइनेंशियल सेक्टर को मतलब कि हमने जो बैंक्स जो है उसको डीनेशनलाइज किया, हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, न्यू टैरिफ्स जो है वो कुछ एक्ट में एंटर किया हमने, ठीक है। ओपन द डोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हेंस लिबरलाइजेशन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन. It fostered international trade, integrating the Indian economy with the global economy. कहानी समझ आ गया? आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी एक आधा वर्ड लिख सकते थे, या अपनी बुक में से जो भी आपने पढ़ा अपने आप से लिख सकते थे, बट ये क्या कर रहा है आपको, सैम्पल पेपर इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ व्हाट शुड बी देयर. हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा तो इससे ग्रोथ. नहीं बच्चे, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन समझेंगे पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एग्जैक्ट लाइन वाइज वर्ड वाइज वर्ड आपको समझा देती हूँ. क्वेश्चन इज सेइंग कि ग्लोबलाइजेशन जो है इज एन आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन करी तभी तो हम ग्लोबलाइज कर पाए. अगर हम लिबरलाइज ही ना करते, हमारे पास सब कुछ पब्लिक ही होता, गवर्नमेंट में ही होता, तो क्या हम compete कर पाते? नहीं. प्राइवेटाइज किया पहले, तभी तो लोगों को दिया ना कि आओ एंटर करो इकोनॉमी में. ठीक है शुभांकर, डाउट क्लियर हो गया आपका? To measure the extent of development in an economy, liberty indicators should be considered along with other socio-economic parameters. Question क्या है, फिर से पढ़ेंगे. To measure the development in an economy, ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए liberty indicators should be considered along with other socio-economic parameters. क्या कह रहे हैं, liberty means privatization, socio-economic indicators का मतलब जो हमारा जो सोशल वेलफेयर, ठीक है. अब ये कह रहे हैं डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस. तो बताओ, डेवलपमेंट देखने के लिए कह रहे हैं सिर्फ जीडीपी ग्रोथ मत देखो, साथ में सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी चेक करो. तो ट्रू है ना? डू यू डिफेंड और रिफ्यूट? यू डिफेंड दिस थिंग. तो क्या बोलेंगे इसके बारे में, कुछ बताओ. डू यू अग्री? तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, डू यू अग्री और यू डोंट अग्री, डिफेंड, रिफ्यूट, ठीक है, अग्री या जो भी है, तो आप पहली लाइन में बच्चे क्या करोगे, आई अग्री या आई डिफेंड ऐसे करके लिखोगे, ठीक है. उसके भी मार्क्स होते हैं. सो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ. आदित्य कुछ बताओगे? बोलो मेरे. मैम इससे बेसिकली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बात करेगा and then about employment and everything in a nutshell. So we should I consider. think that liberty indicators are necessary as well as social welfare. मैम इसमें liberty ये demographic indicators भी होते हैं. Economic indicators now. Okay, डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. okay. So social welfare is very important for the growth of city. राइट. Profit maximization is not only the necessary need of the economy. Very good. Social welfare is also very important. वेरी गुड. तो मनमीत ने देखो ठीक बात बोली कि हमारे को क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है. इन्होंने कहा कि लिबर्टी एट द सेम टाइम व्हाट, सोशो इकोनॉमिक. तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आई विल हैव टू टेक देम हैंड इन हैंड. दोनों को सिर्फ पैसा पैसा करते रहेंगे तो फिर जो बाकी के पुअरर सेक्शन है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे. और अगर जितना ज्यादा ब्रिज होगा गैप, तो ओवरऑल हमारे पास डेवलपमेंट फिर भी नहीं होने वाली है. ठीक है, अगर मैं सिर्फ सोशल वेलफेयर की तरफ ही ध्यान देती रहूंगी तो मेरी इकोनॉमी एज अ होल नहीं ग्रो करेगी. तो दोनों को हैंड इन हैंड लेके मुझे चलना पड़ेगा. तो आंसर देखेंगे 29 का. जशन आपने पर कर दो और अब पूरे मिनट करते हैं हीरा तुम तो नहीं है जा हम्म चलो, यस या आई अग्री लिखेंगे आप, ठीक है, जैसे हम मतलब रेकमेंड करते हैं बच्चों को. मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वेयर लिबर्टी इंडिकेटर शुड बी कंसिडर्ड along with other social economic factors या parameters. Liberty indicators measure the extent of
डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन भी आ गया है इसमें, इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बोथ। ठीक है, पॉलिटिकल क्या है, कुछ बोलेंगे बेटा, व्हाई आर यू ऑल स्लीपिंग, क्या हुआ है ऋषभ, बोलो। देखो बच्चे क्या करें, लिबर्टी इंडिकेटर जो है हमारे पास, डेमोग्राफिक भी चेक करेंगे। कैसे कि सोशल, सोशल मतलब हेल्थ और ये सारी की बातें करें, एजुकेशन के बारे में, एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, राइट। These indicators are significant as they reflect the degree of civil liberties, political rights, and economic freedom within the economy. ठीक है, जयंत। With the incorporation of liberty indicators, policy makers can give a more holistic अप्रोच। तो ओवरऑल आपने ये बात करनी है कि दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली सेम नहीं मुझे चाहिए, मतलब हमें चाहिए, हमें क्या है यहाँ पे हम बात करेंगे कि लिबर्टी, लिबर्टी से क्या होगा, हमारा ओवरऑल ग्रोथ तो होगी होगी इकोनॉमी की, राइट। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो हमारा पॉलिटिकल मतलब कि ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड बच्चे मेरे पास सोशल, सोशल क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें, जो भी हमने ह्यूमन कैपिटल में बात करी है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ये दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, नींद आ रही तो क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, बोलो ऐसे, ठीक है। नहीं मतलब कि आप मुझे लिख के दिखाओगे, मैं ये कह रही हूँ। अब the reform process implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reforms across sectors like agriculture, investment, industry, etc. These reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of the Chinese economy over the subsequent decades. In the light of the given text, discuss any two reforms responsible for rapid economic growth of China. Special economic zones. Yes. And industrial maybe or नहीं वो नहीं आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो वो बच्चे ऊपर था, इसके बाद ये जो ये बात करें ना नीचे, ये लाइन मैं आपको आपके नोट्स में भी दिखा दूंगी, वहीं से उठाई हुई है पूरी। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, डुअल प्राइसिंग वाला आ सकता है एक तो, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, वेरी गुड। हमने क्या किया था, लोगों को जो है लैंड जो है उस हिसाब से बांटना शुरू कर दिए थे, राइट। हाँ, और क्या करा था, कम्यून सिस्टम था, वेरी गुड। तो एक बार मैं आपको आपकी खुद के नोट से दिखा देती हूँ कि लाइन कहाँ से उठाई हुई है। ग्रेट लीप नहीं यहाँ पे बात करेंगे। हाँ जी, ये देखेंगे बेटा, आओ इधर ध्यान दो बच्चे, ये देखेंगे, ये लाइन यहाँ से आई हुई है, देखेंगे चाइना। अगर मेरी मीटिंग एंड हो जाएगी मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। China introduced reforms in phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade and all, right? यहाँ से लाइन दी हुई है, देखो। सो यहाँ पे इन एग्रीकल्चर हमने क्या करा था, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, जो कि हमें आदित्य ने बताया, ठीक है। एंड विच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स, एंड उसके बाद सारी जो है इनकम, हम आप एक लाइन ये लिखोगे, सारी इनकम जो है आप अपने पास रखते थे आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्सेस, टैक्स पे करके जो भी पैसा था वो आप अपने पास रखते थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन जनरल, टाउनशिप एंड विलेज, ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एक तो वो जो कलेक्टिव प्रोड्यूस जो है हम बना के आगे बेचते थे, और उसमें डुअल प्राइसिंग वाला पॉइंट आ सकता है आपका, कि आप क्या करते थे, एक तो स्टेट ओन्ड होता था और उसके अलावा आप बाकी अपने पर्सनल लेवल पे भी बेच सकते थे। जितना गवर्नमेंट ने कहा गया इतना पैसा, तो इतना जो है सामान लोगों को बांटना चाहिए इस रेट पे, तो वो करेंगे आप, उसके अलावा अपनी मर्जी के प्राइसेस पे आप बेच सकते थे, राइट। उसके अलावा हमारे पास ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये तीन पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, क्लियर है। अच्छा ये देखिए, फिक्स क्वांटिटी देते थे फार्मर्स एंड गवर्नमेंट, आप फिर फिक्स प्राइस पे सेल करते थे। बिल्कुल मैं समझाती हूँ, देखो बेटा। The reform process involved the dual pricing. This means fixing the prices in two ways.
farmer and individual units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on basic. देखो क्या होता था, अगर से सपोज मैं फार्मर हूँ, मैं क्या करती थी, और जितने भी लोग ये गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते थे, ये इकट्ठे ले आते थे गुड्स, ठीक है। गवर्नमेंट कहती थी इतना प्रोड्यूस हमें चाहिए और ये फिक्स प्राइस है जिसपे आपको मुझे सेल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको गुड्स मिल सके और सब कुछ हो, राइट। तो हम एक तो उस पे बेचते थे, उसके अलावा जो भी सरप्लस होता था उसको आप अपनी मर्जी से मार्केट प्राइसेस पे बेच सकते थे, ठीक है। तो यही रीड करा रहे हैं। तो सेल करते थे आप इंडिविजुअल ये प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट फॉर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। सो दिस इज द डुअल प्राइस पॉलिसी। क्लियर है? Yes. हाँ जी, ये शुभांकर नहीं, आदित्य क्या बोल रहे हो, ऋषभ, सॉरी। हाँ जी, बोल रहा था कि कुछ प्राइजेस अपनी मर्जी से बेच सकते हैं और कुछ पे प्राइस सीलिंग लगा दी। हाँ जी, बिल्कुल। Next, under the Delhi Declaration, the G20 nations pledged to reach global, sorry, pledged to reach global net zero emissions approximately by mid-century and triple global renewable energy capacity by 2030. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसका टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्वेश्चन नीचे पूछा है। Discuss briefly the rationale behind the commitment by G20 nations in the direction of achieving sustainable development. Use of solar energy. वेरी गुड। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज करो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड पैनल्स वगैरह, इन सबको यूज करो इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करो, ठीक है ना। यही था ना G20 का टारगेट, है ना। तो यही आपने लिखना है इसमें। तो एक बार रीड कर लेते हैं, यही 2 पॉइंट्स है इधर। Under the Delhi Declaration, the G20 member countries had agreed to elevate efforts to limit global warming. ठीक है? To achieve this, nations had decided to reduce greenhouse emissions. पहला point. दूसरा है, it has been agreed to devise an effective approach to transitioning from conventional sources of energy to non-conventional sources of energy. जिसमें क्या क्या आ जाता था हमारे पास, विंड एंड सोलर एनर्जीज, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया था तो मोर देन सफिशिएंट था, राइट। ठीक है, आगे। It would be unclear to say that the growth of human capital lays ground for economic growth of a nation. हाँ, कैसे ट्रू तो ठीक है। डू यू अग्री? यस, आई अग्री। आगे। Ma'am, because you know basically in a developing perspective, like because there is a lot of population. Secondly, if we are educating ourselves, it cannot be measured in terms of economic growth because it will be measured in terms of fear. And secondly, like if we spend money, like if we spend money on education or health, etc., that cannot be also measured in terms of economic growth. वेरी गुड। तो इसमें हमने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स करी थी क्लास में, क्या क्या था, टीचर प्यूपल, ठीक है, इयर्स ऑफ स्टडिंग, एंड आगे हमारा क्या वो आ रहा है, इयर्स आपने बताया था, एंड हेल्थ का भी, ठीक है। तो इसकी वो जो हमने पर्टिकुलर जो टर्म्स एग्जैक्ट किए हुए ना, वो दो चार आपको लिखनी पड़ेंगी। आ जाओ, ये पूरा वहीं से है, ह्यूमन कैपिटल के मैंने 2-3 बार रिवाइज कराए थे क्लास में टॉपिक। आ जाओ। तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये रहा। आ जाओ, देखेंगे बेटा क्या हुआ है। हम्म। An increase in the human capital cost is ungrowth, sorry, is unclear. Why? Because it cannot be quantified. पहली बात तो, ठीक है ना, क्वालिटी है ना ये तो, लेकिन क्वांटिफाई तो क्या मैं 100% कर सकती हूँ? नहीं। उसके अलावा एजुकेशनल यार्डस्टिक्स लाइक इयर्स ऑफ स्कूलिंग तो आपने बताया था, टीचर प्यूपल रेशियो, इनरोलमेंट रेट्स, क्या क्या था, मैं एक बार आपको वो रिवाइज कराती हूँ। देखो, इयर्स ऑफ स्कूलिंग तो चलो है ही है, वो तो आप समझ ही रहे हो कि कितना साल पढ़े हो, वो डिपेंड करता है ना, आप साल पढ़े हो कि क्या उतना ज्यादा पैसा कमाओगे।
अब एक ऐसा इंसान है जो कि शायद 50 साल पढ़ा हो, ठीक है, हो सकता है वो उतना पैसा नहीं कमा रहा जो कि शायद सिर्फ 12-15 साल ही पढ़ा हो, राइट। उसके बाद टीचर प्यूपल रेशियो क्या होता था? राइट। वैसे तो लोअर रेशियो इज प्रेफरेबल, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा लोअर जो है ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा में भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो इवन दैट इज नॉट 100% करेक्ट यार्डस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, इनरोलमेंट रेट्स। सो क्यों रहे हो ऋषभ? बताओ एनरोलमेंट रेट क्या होगा, कि कितने लोग जो है एजुकेशन में और एनरोल हो रहे हैं। जैसे पहले जो है फीमेल एनरोलमेंट कम था, अब क्या है, क्योंकि काफी हाई है, बट क्या अब वहां पे फिर भी औरतों को पढ़ने दिया जा रहा है? नहीं। जबकि हमारे रूरल एरियाज में औरतें नहीं इतना पढ़ती हैं, पर फिर भी दे आर रादर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे अर्बन एरियाज में लड़कियां चाहे ज्यादा पढ़ भी रही है, फिर भी देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है ना, कि वो फिर भी वहां पे ज्यादा इतना काम नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? चलूं आगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वालिटी तो चलो फिर भी 100% हम फिर भी नहीं बता सकते, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर एज ह्यूमन कैपिटल मेजर्स में शो कन्वर्जेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, वो भी हमने बात करी थी रिपोर्ट्स के बारे में, याद है? बैंक की रिपोर्ट्स जो हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, बैंक्स की, वर्ल्ड बैंक की थी, राइट, वो वाली बात कर रहे हैं। तो वहां पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, कह रहे हाँ, बट हाउ एवर देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस, प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है कि हम इसमें क्या 100%, चलो क्वालिटी वाइज हो सकता है कि हम आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन क्या 100% प्रैक्टिकल यहाँ पे कोई कंक्लूजन है या एविडेंस है कि हम बेटर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी की वजह से? नहीं। Hence, education may improve, but it do not guarantee progress in real this thing, income across different nations. Next, sorry, ये answer. Wait. नहीं. Sorry. Interpret the given picture based on सांसद आदर्श ग्राम योजना initiated by the government of India. तो इसमें मैं आपको याद दिला देती हूँ क्या था। सांसद मींस पार्लियामेंट। यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते थे उनको कहा जाता था कि आप 3 से 4 गाँव को जो है डेवलप करो, ठीक है। उसमें एजुकेशन और हेल्थ वगैरह के बारे में देखो, ठीक है, उसको डेवलप करना था बेसिकली। लेकिन वो खुद का गाँव नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल 2500 विलेजेस को यहाँ पे ऐसे टारगेट किया गया था, ठीक है। तो यही लिखना है, आपने लिख सकते हैं, ठीक है। चलूं आगे। नेक्स्ट इज, अच्छा, स्टेट एनी टू एलीड एक्टिविटीज। क्या क्या हो सकती है? हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, ठीक है, कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और XYZ, ठीक है। कैटल फीड, सॉरी कैटल, वो क्या कहते हैं उसको, कैटल फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये सांसद यूजुअली उसके लिए आ जाओ, ये आप सीधा सीधा कर सकते हैं।